So if you are a UPSC aspirant, अगर आप UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, then this episode of the Bhiman Project podcast is for you. Today I am in conversation with Pranjal Verma, जिसने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 में क्लियर किया था एंड इज नाउ एन असिस्टेंट कंट्रोलर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सो अगर आप एम्बिशियस हैं, यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं या देश के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डीप में जानना चाहते हैं, देन डू लिसन टू दिस एपिसोड. दिस इज हर्षित सक्सेना एंड यू आर लिसनिंग टू द बहिमन प्रोजेक्ट पॉडकास्ट. प्रांजल, वेलकम टू द बोहेमियन प्रोजेक्ट पॉडकास्ट. थैंक यू हर्षित. थैंक यू फॉर डूइंग दिस. आई नो तेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इनफैक्ट उसी से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा. लाइक व्हाट इज द टिपिकल डे लुक लाइक फॉर यू? Okay, first of all, thank you Harshit for thinking of me. I'm competent enough to request me for being a part of this Bohemian project. I'm so glad to be here. We'll come to the competency part a little bit later. उस पे भी मेरे पे बहुत सारे सवाल है तेरे पे. and yeah, regarding so basically I'm part of Ministry of Defense, and the organization is called as Defense Accounts Department. Okay. So basically there are two parts in defense. Basically the operations which are manned by army, all the defense services, you know. And the other thing is the finance part of these things. Okay, since these two things make the integral part of Ministry of Defense. So the other thing, like the finance part, is manned by some officers. Okay, some officers, a department, a cadre. So in this department, the Group A officers are selected by UPSC. So there are different sub offices like in army we have the command structure, like northern command, southern command, central command. So this UP part area, it comes under central command of the army. And to give financial services to this part of the army in UP, there is one office called Controller of Defense Accounts, Army, Meerut, CDA Army, Meerut. So I am currently posted at Meerut only. So अगर finance की बात हो रही है तो इसमें 3-4 चीजें अपने आप ही आ जाती हैं जब फाइनेंस की बात करते हैं. क्योंकि एटमैक्स क्या होगा, फाइनेंस है तो पेमेंट कोई कर रहा होगा, पेमेंट कर रहा होगा तो अकाउंट्स मैनेज कर रहा होगा उसके. अगर आपने पेमेंट कर दिया, अकाउंट्स मैनेज कर दिया, तो सीधी सी बात है कि उसको फिर आपको ऑडिट भी करना होगा, कोई तो ऑडिट करेगा उसको. और इन तीनों चीज़ों से ये तीनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से चले, एक इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो फाइनेंशियल एडवाइस कि ये सब तीनों चीज़ें करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइस देनी पड़ेगी आपको एग्जीक्यूटिव्स को, जो कि आपके हो गए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्लाइंटेल जो आपका हो गया. तो एक दिन में ये सारे काम अलग अलग टाइप से करने रहते हैं. कि अगर मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा तो देयर विल बी डिफरेंट फाइल्स ऑन माय टेबल रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स. कुछ पेमेंट्स रिलेटेड होंगी, कुछ आपका ऑडिट से रिलेटेड होंगी, कुछ केस में ऐसा होगा कि हाँ कि द क्लाइंट विल बी सीकिंग, दैट इज आर्मी विल बी सीकिंग फाइनेंशियल एडवाइस कि हाउ टू गो अबाउट दिस प्रोजेक्ट, कि उन्हें ये करवाना है. So basically, right from a needle to like howitzers and every other aircraft level things. So everything, every expense goes through this department. But yeah, there are different officers doing that. मेरा ऑफिस जो कर रहा है वो इस तरफ कर रहा है, आपका यूपी के जो भी हैं आर्मी के फॉर्मेशंस. और there are different officers like in Delhi, Pune we have the headquarter of central southern command. तो वो अपना काम उधर कर रहे हैं. तो एक दिन जो मेरा यहाँ पे होगा, इट माइट बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम समवन ऑफ द सेम सर्विस हु इज पोस्टेड इन दिल्ली और से इन पुणे, कि वो सेम सर्विस में अलग तरह का काम कर रहे होंगे. सो बेसिकली व्हेन आर्मी कंप्लेन्स कि उनके पास बजट नहीं है, यू आर द गाय, यू आर द प्रॉब्लम फॉर दैट. Not exactly, because the budget's ultimately handled by the apex level officers, in the ministry sitting right over in Delhi in South Block. But yeah, there is someone to blame and I'm ready to take that blame. यार, तूने थोड़ी देर पहले मेरिट का बात किया था. You have a lot of merit because you cleared JEE, right? Because that is also a very competitive exam. You went to IIT Kanpur and उसके बाद you also cracked UPSC का civil services exam जिसका acceptance rate is 0.01%. So merit का तो कोई डाउट आता ही नहीं है. अच्छा, मुझे तेरा से एक और सवाल पूछना था related to that only,
why did you decide to why did you decide to sit for the UPSC CE एग्जाम? क्योंकि यूजुअली लोग जो आईआईटी जाते हैं दे आर मोर ऑफ द माइंडसेट कि यार मुझे अच्छा पैकेज का जॉब मिलेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर दैट व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो फॉर सिट फॉर यूपीएससी? वो तो बीकॉम करके और या एमकॉम करके भी यू कुड हैव गॉन देयर, सो व्हाई दिस पर्टिकुलर रोड मैप? So basically, this UPSC journey, like people say कि मेरा बचपन से सपना होता है. It's a very common term or lingo which is used by UPSC aspirants कि हाँ मैं बचपन से ही आईएएस बनना चाहता था यार वो या बचपन से मैं सर्विस नहीं में आना था. प्रांजल, जस्ट मेरा क्वेश्चन है इसमें, वो बचपन से लोगों का सपना नहीं होता है, बचपन से उनके पेरेंट्स का सपना होता है कि हमारा बच्चा Exactly. यूपीएससी I would have said the same. एंड हाँ. एंड उनके बच्चों में इतना इनग्रेन्ड हो जाता है that when they grow up उनको लगता है कि हाँ ये उनका ही सपना है. True, true, So that happens a lot. true. ठीक है. They don't, and even now, मतलब अभी लोग अगर सर्विस में आ गए हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, they are still not able to figure out whether it's their own dream or it's a society's dream which is Right. Imposed on being imposed on them. And अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ये उनका अपना का है, उनको किसी ने कहा है कि ये कर लो तो बड़ा मजा आएगा इसमें, है ना. लेकिन बट यार लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ. मेरा ऐसा था कि वन थिंग आई वॉज श्योर कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो जेई वाला पार्ट इज वेरी इजी कि हाँ वो करना है. आफ्टर दैट one thing I was very sure about कि I would not be able to do this 9 to 5 job. That's the other thing. It is also a 9 to 5 job. But कि मैंने सोचा था कि हाँ कि ये 9 से 5 वाली नौकरी मेरे से नहीं हो पाएगी. I'll be, you know, and plus सबके उस समय, you know, every college student has wings कि हाँ मुझे उड़ना है, रुकना नहीं है, मुझे कुछ अच्छा करना है, डिफरेंस लाना है. You know, when in college you have this energy, you have this vision of making a difference. और हमारी कॉलेज जनरेशन उस टाइप की थी भी. जैसे अगर हम लोग, मैं 11 में आया 15 में निकला तो सब कुछ हो गया ना, सारे का मूवमेंट भी हो गया उस टाइम पे. 2 साल बाद पूरा उसके बाद उसमें केजरीवाल का मूवमेंट भी हो गया. मोदी जी केम टू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वो 4 साल काफी पॉलिटिकल एक्टिविटी वाले रहे, हैपनिंग रहे. हम चाह ना चाह के भी सोचेंगे कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी. ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि हाँ खाली हम टेक सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर खाली हम फाइनेंसेस में काम कर रहे हैं. लोग कि हमें कुछ करना है. When youth was somehow, due to social media or something, they were quite attracted towards politics. They got quite, you know, Right. this thing got mainstreamed in them कि ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो ऑप्शन है. And that was the time when political consulting actually came into being. This IPAC, CAG and everything. So मुझे लग रहा था कि यार कुछ करते हैं, कुछ अच्छा करना है. And I, due to my that level of knowledge and that certain level of intelligence, I thought कि I can use my talents or whatever you can say. Plus, being a part of Dramatics Club, we were socially aware as well. We knew about the problems of society. कि यार ये समस्याएं हैं, गरीबी है, और गरीबी है, भुखमरी है, काफी इश्यूज है, पॉवर्टी है. इसके अलावा साथ में हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम सड़कें बना सकते हैं, हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर दें, कितना अच्छा हो जाएगा. तो इस तरह की सोशली अवेयर, सोशली एक्टिव होने के कारण मुझे लगा था कि हाँ कि एक प्राइवेट जॉब करने में वो मजा नहीं आएगा, एक गवर्नमेंट जॉब पकड़ते हैं. और सबका सपना होता है कि यार अगर आप आईएएस वाईएएस बन जाएंगे तो आप डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं. कर सकते हैं. आपको ये लगता है कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं. यू मे क्रिएट अ डिफरेंस. तो कॉलेज में मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा और मैं इस कारण से फिर तैयारी करने बैठा कि एक तैयारी करके बैठेंगे, तैयारी करेंगे और शायद निकल जाएगा एग्जाम. वो बात अलग है क्योंकि फिर 2 साल फिर एक ब्रेक लिया मैंने. बट या दैट वाज द रीजन कि व्हाई आई ऑप्टेड फॉर सिविल सर्विसेज. यार ये तूने सही बात बोली, क्योंकि कॉलेज में आई नोटिस कि काफी सारे लोग ड्यूरिंग दैट होल केजरीवाल का मूवमेंट जब चल रहा था, व्हेन ही वाज फर्स्ट लाइक रनिंग फॉर द इलेक्शन, हमारे कॉलेज के काफी लोग गए थे टू लाइक उसकी रैली में गए थे केजरीवाल टू, राइट, टू नहीं नॉट जस्ट टू परफॉर्म ऑन स्ट्रीट पे, टू इवन शो देयर सपोर्ट फॉर केजरीवाल. सपोर्ट, ट्रू, हाँ राइट. एंड वो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि ओके केजरीवाल इज फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी के लोग भी जा रहे हैं टू शो देयर सपोर्ट. यस. So I don't know how much it had an impact on him becoming the CM. Okay, coming back to your UPSC ka exam, how did you prepare for it? You said कि you did not sit for placement and उसके बाद तूने कुछ gap लिया, but when you started preparing for that exam,
what was your whole routine like? Actually, the first question that you have to decide, there are two questions that you have to decide when you start preparing for UPSC: whether you want to opt for coaching, and after you decide, whether what optional subject you want to take. Because so the first thing that I got hold of, because I knew ki I at that time I was not have enough finances to actually go for a coaching institute. Okay, so I thought कि I'll prepare myself, कि मैं coaching नहीं करूँगा, और जो भी material available है market में. And I'm very happy to say that I was very lucky that I had a very uh, a bunch of very good friends. तो आप अगर दिल्ली में हैं, एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर पे हैं जहाँ पे इतना बर्डन है आपके ऊपर, इतना प्रेशर है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स कभी कम आ रहे हैं, तो अगर अच्छे दोस्त आपके साथ में है ना, ठीक है, तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी. और वो सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं, वो एक अच्छे गाइड भी हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार ऐसे लोग जिनकी एडवाइस पे आप रिलाई कर सकते हो, कि वो आपको गलत बात नहीं बोलेंगे जस्ट बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज कॉम्पिटिटिव. तो उनसे पूछ के, उनसे डिस्कस करके यार क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आई स्टार्टेड रीडिंग. फिर ये हुआ कि हाँ, एक अटेम्प्ट खराब हो गया, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा, तो फिर मैं दूसरा दिया, और जब दूसरा दिया तो उसमें हो गया फॉर्चुनेटली. तो अगर एक दिनचर्या की बात करें तो उसमें ये रहता है कि दिल्ली में एक लाइब्रेरी कल्चर बहुत ज़्यादा है, कि आपको एक लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है. मेरा रीज़न ये था कि मैंने पहले तो रूम पे पढ़ के देखा तो मैंने देखा कि मेरे अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है कि मैं सुबह 7 बजे उठ के अपने ही रूम पे बैठ जाऊंगा पढ़ने, और फिर 1 बजे उठूंगा, लंच करूंगा. नहीं नहीं नहीं, कि अगर मैं कंफर्टेबल हो गया तो मैं सोऊंगा. अगर मेरे को खाना खाने का मुझे नींद आ रही है तो मैं सोऊंगा, फिर कोई रोक नहीं सकता मुझे. फिर उसमें नहीं याद आता है कि 1 साल बाद मुझे क्या बनना है, चाहे कितने भी पोस्टर में लगा लूं अपने कमरे की दीवारों पे. लेकिन नींद आ रही है तो आ रही है. तो फिर मैंने ये सोचा कि यार एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी मेरे फ्रेंड्स की एडवाइस पे. तो लाइब्रेरी में ऐसा रहता है कि यार आपके आसपास सब लोग पढ़ रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ये सामने लड़का बैठा है, ये 3 घंटे से उठा नहीं है अपनी जगह से, तो लगता है इन लोगों से कॉम्पिटिशन है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना. एक लड़की है सुबह 7 बजे लाइब्रेरी आ रही है, आप आ रहे हो 11 बजे तो लगता है नहीं यार जल्दी आके जल्दी बैठना पड़ेगा, देर से उठना पड़ेगा. तो ये पीयर प्रेशर बिल्ड होता है आपके ऊपर. आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, खरबूजे को देख के आप खुद को रंग बदलते हो. तो फिर लाइब्रेरी का रूटीन था, पढ़ाई थी, बीच बीच में चाय के ब्रेक्स थे, और जब ब्रेक मिलता था तो वही यही सब बातें, क्या चल रहा है, कौन सी पॉलिसी आई है, कौन सी सड़क बिल्ड हो रही है, कौन सा प्लेन उड़ रहा है ये सब बातें होती थी. यही है वहाँ की एक दिन की दिनचर्या. यार ऐसा काफी बोला जाता है कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, दे हैव टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग, सोशल उनका लाइफ कुछ नहीं होता है, वो 15-16 घंटे पढ़ते ही रहते हैं. इज इट रियली दैट टफ, या जस्ट सिर्फ वो कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए सुनाई जाती है? हाँ, ये बेसिकली तो कहानियां ज्यादा हैं, जो लोग डर जाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप, प्लस ये फीजिबल भी नहीं है ऐसा मुझे लगता है. अगर आप साल में 1 साल का पूरा जो तैयारी का रूटीन है, कि आप अगर प्रीलिम्स आपका अगर मई में होता है तो आप 1 साल पहले तैयारी शुरू करेंगे अपनी, तो आप अगर रोज ही 16 घंटे पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ सकते. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. ये वही बात हो गई कि आपको अगर 100 मीटर की स्प्रिंट रेस में पार्ट लेना है या आपको मैराथन में पार्ट लेना है, आप 100 मीटर की स्प्रिंट में 18 माइल पर आवर से दौड़ सकते हो, लेकिन आप मैराथन में नहीं दौड़ सकते. यू हैव टू डिसाइड कब आपको स्लो दौड़ना है, कब आपको तेज दौड़ना है, कि आपको अपना पेस मेंटेन करना है. तो यूपीएससी लाइक ए मैराथन, कि आप स्टार्टिंग में अपना पेस बना के रखेंगे कि आप पीछे ना जाए कहीं. आपको पीछे नहीं जाना है, आगे जाने का भी होड़ नहीं है. तो आप रोज 7-8 घंटे पढ़ के नॉलेज बिल्ड करेंगे. फिर जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा, तब ऐसा है कि यू हैव अ लॉट टू रिवाइज. आपने रिवीजन नहीं किया तो आपने 1 साल पहले कितना पढ़ा है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. तो उस टाइम पे ऐसा रहता है कि हाँ, कि आप प्रीलिम्स में 1-2 महीना रह गया है, या मेंस के एग्जाम में 20-25 दिन रह गए, तो उस केस में आप अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा देते हैं कि 11, 12, 13, क्योंकि कुछ और काम ही नहीं है. 24 घंटे में 8 घंटे आपको सोना है. फिर जो बाकी 16 घंटे बचे, उन्हीं 16 घंटे में आपको नहाना धोना है, खाना है, पढ़ना है. तो बस पढ़ाई करनी है और कुछ करना नहीं. बेसिकली खुद का शेड्यूल और खुद को मोटिवेट करना हाँ, इज इक्वली इम्पोर्टेंट. वो बहुत बहुत Right. जरूरी है. तूने थोड़ी देर पहले एक बात बोला था दैट यू डिड नॉट ज्वाइन कोचिंग. अभी कुछ टाइम पहले टू प्रिपेयर फॉर दिस पॉडकास्ट आई वाज रीडिंग सम स्टैट्स. सो 2017 का केस है, आई डोंट नो इफ यू नो दिस. 2017 का केस है. देयर आर 3-4 मेजर
यूपीएससी के प्रिपरेशन के कोचिंग इंस्टीट्यूट. सो ओवरऑल जो लोगों ने एग्जाम क्लियर किए थे, दैट नंबर वाज अराउंड 900. बट उन 3 कोचिंग्स का स्टूडेंट्स हु क्लियर द एग्जाम, उसका क्यूमुलेटिव लेते हैं तो वो अराउंड 1000 के आसपास आता है. सो दैट वाज अ शॉक कि यार बेचने के लिए जस्ट टू शो कि हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है, they are showing more people have cleared UPSC का exam than they actually have. So essentially my question is, are coaching institutes or all bad? क्योंकि तूने कोचिंग नहीं किया and cleared the exam in your second attempt. So कोचिंग की कितना सिग्निफिकेंस है, और इन द जनरेशन जो भाई हमारी है, वेयर एवरीथिंग इज फ्री में अवेलेबल है, आपको एनवायरमेंट चाहिए सो यू डोंट हैव टू फाइंड अ क्लासरूम, आप लाइब्रेरी जाके बैठ सकते हो. इफ यू वांट स्टडी मटेरियल, आपको यूट्यूब पे सब कुछ फ्रीली मिल जाएगा. और इफ नॉट ऑन यूट्यूब यू कैन फाइंड सम फ्री रिसोर्सेज वेयर आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा. हिंदू न्यूज़पेपर आपको उस there are courses offered by coaching institute on how to read a newspaper, which to me is such a sham. Like, it's just a way of making money. You don't need to tell anyone how to read a newspaper, right? So मेरा सवाल तेरे से वही है कि like, does it really matter to join a coaching institute to prepare for this exam? Actually, the question of coaching or not joining a coaching, it's all about guidance. कि कोचिंग आपको क्या दे देती है? कोचिंग आपको गाइडेंस दे देती है. गाइडेंस किस चीज की? कि भाई अथाह संसार है आपके पास पढ़ने के लिए. अब सीधी सी बात है कि ये 50 किताबें हैं जो मार्केट में हर कोई आदमी बोल रहा है कि ये 50 किताबें इंपॉर्टेंट हैं. फिर एक कोई सिलेक्ट होता है अच्छी रैंक से, बोलता है नहीं ये कुछ किताबें हैं. तो कोचिंग वाले आपको ये चीज गाइड कर देते हैं कि यार देखो, ये 100 किताबें आपको नहीं पढ़नी है, ये एक सेट ऑफ बुक्स है, आपको ये बुक्स पढ़नी है. फिर रही न्यूज़पेपर की, लोग तो ये सवाल पूछते हैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि एक डर है बच्चों में कि पता लगा मैंने 1 साल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि द हिंदू पढ़ना था. ठीक है कि यार 1 साल मैंने द हिंदू पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं कि इंडियन एक्सप्रेस में जो कुछ अलग से एक सीरीज चलती है वो पढ़नी थी. तो एक डर है. लोग कहते हैं यार मैंने ये हिस्ट्री की ये बुक पढ़ ली, ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन छूट जाए. वो दोस्त तो मेरा वही किताब पढ़ता है, ज्यादा मोटी, ज्यादा पेजेस हैं उसमें. सो यू नीड समवन जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिस पे आप रिलाई कर सको कि या जो ये कॉन्फिडेंटली बोल सके आपसे कि ये पढ़ो काम हो जाएगा. बट दैट आर्गुमेंट डज नॉट होल्ड गुड, प्रांजल, क्योंकि आपका जो एक्सेप्टेंस रेट है दैट इज 0.01%. एंड अगर आपका गाइडेंस के बाद भी, यार बहुत सारे लोग आते हैं कोचिंग के लिए, राइट? एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट सेल दोज पीपल जिन्होंने क्लियर किया है. वो ये नहीं बताते कितने सारे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर ही नहीं किया है. वो ये भी नहीं बताते कितने सारे लोग 6-6, 7-7, 8-8 साल से जिन्होंने अपना पूरा 20s वेस्ट कर दिया है. आई वुड से वेस्ट कर दिया, बिकॉज आप यूपीएससी की जो एग्जाम दे रहे हो उनको आप एस्पिरेंट्स बोलते हो. यू डोंट कॉल देम स्टूडेंट्स, यू कॉल देम यूपीएससी एस्पिरेंट्स. जो मेडिकल, जो नीट की तैयारी कर रहा है, जो मेडिकल कर रहा है, यू कॉल देम मेडिकल स्टूडेंट्स, यू कॉल देम इंजीनियरिंग स्टूडेंट. यू डोंट कॉल यूपीएससी के पीपल यूपीएससी स्टूडेंट, यू कॉल देम यूपीएससी एस्पिरेंट्स, राइट? सो एस्पिरेंट जहां पे आ गया, दैट मीन्स कोई ड्रीम है, राइट? एंड इन माई ओपिनियन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर प्लेइंग विद दैट ड्रीम. ट्रू. I mean, most of them are, definitely they are. क्योंकि जैसे वो नहीं होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो चीज आजकल मार्केट में वो सेल करते हैं, एक भय की दुनिया है ना. जैसे देयर इज अ इंडस्ट्री ऑफ फियर अराउंड गॉड, कि आपके जीवन में ये समस्या है तो आप ये कर दीजिए, आपका ये समस्या खत्म हो जाएगी, है ना. और चूंकि लोगों के घर में समस्याएं हैं, लोग डरते हैं तो सोचते हैं ये समाधान मिल जाएगा. सो एक क्विक फिक्स सोल्यूशन कोचिंग वाले ऑफर करते हैं बहुत से, कि ये 50 आप ये पढ़ लो, 50 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे. आप ये कर लो, ये 100 क्वेश्चन आपके यहां से आ जाएंगे. पिछले एग्जाम में मेरी इस किताब से 100 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन आए थे. तो लोग मान लेते हैं वो बात, बच्चे डर के मारे कि यार चलो ठीक बात है, हो सकता है आए हो इनकी बुक से, इनके वीडियो से वो क्वेश्चन. तो इस चक्कर में लोग पढ़ते हैं. हमने भी पढ़े वो चीजें, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया. वो वीडियोस देखे, वो बुक्स खरीद ली, लेकिन बाद में पता लगता है नहीं, यू हैव टू स्टिक टू सर्टेन बुक्स. आप अगर किसी एक कोचिंग को भी ज्वाइन कर रहे हो तो खाली उस कोचिंग को आप फिर, इट्स कोचिंग, उसके नाम में है कोचिंग, इट विल कोच यू, है ना. तो बस उसको आप ध्यान रखिए, उसको कोच मान के आप पढ़ते रहिए ईमानदारी से,
और आपके लिए सबसे बड़ी बाइबल जो है कि एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो यूपीएससी एग्जाम खुद है। आप प्रीवियस ईयर देख के पता कर सकते हैं कि किस बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और अच्छी कोचिंग आपको होगी, वो सबसे पहले यही गाइड करेगी कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पे आपकी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करेगी। एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन ए गुड कोच एंड ए बैड कोच। जो सही कोच है वो आपको रिजल्ट्स देगा कम एफर्ट पे, आपके मिनिमाइज एफर्ट करवाएगा आपके, और आपको बेहतर आउटपुट देगा। और बाकी चूंकि इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में तो कोई भी उतर सकता है, तो लोग उतर रहे हैं प्रॉफिट मेकिंग और सबके लिए। But is there a way to identify a good coaching from a bad one? एक चीज, जैसे अगर मैं ये सोचूं कि मुझे अगर ये देखना है कि ये कोचिंग अच्छी है ये खराब कोचिंग है, तो उसमें अच्छा, व्हेन आई से कोचिंग, इट्स अबाउट जॉइनिंग अ क्लासरूम प्रोग्राम। उसी का Okay? बात कर रहे हैं, हाँ, not the हाँ। online kind, So classroom program. exactly, ऑनलाइन काइंड प्लस देर आर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विच ऑफर टेस्ट सीरीज। कि मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, लेकिन मैंने टेस्ट तो लिखे था ना किसी कोचिंग में जाके। They are of no value यार वो। हाँ, स्टार्टिंग से when I was preparing for JEE, उस टाइम से I realized कि this test courses are of no value. So True. I am assuming that holds true for UPSC as well. नहीं, यूपीएससी में ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस करनी है। आपके पास 7 पेपर ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव है, तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रैक्टिस घर में कर सकते हो कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिया, उसके आंसर देख लिए, सही गलत पता लग गया आपको। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर आपके 7 हैं, तो उन 7 पेपर को आपको एक थर्ड पार्टी एनालिसिस कर मिलना चाहिए कि कोई मेरे आंसर ये देख के बता दे कि अच्छा लिखा है या खराब लिखा है भाई, और वो उन आंसर को बाकियों से कंपेयर करके बता दे कि अच्छा लिखा है खराब लिखा है। तो इस कारण से जो ये टेस्ट सीरीज वाला जो है एक यूपीएससी में, उसमें दे हायर एस्पिरेंट्स एक्चुअली, मतलब कि जो 2-3-4 साल के एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स हैं, दे यूजुअली चेक योर कॉपीज। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए, मैं 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरा अभी तक नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, बट आई कैन ज्वाइन ए कोचिंग, द सो कॉल्ड कोचिंग, and I can say, okay, I want to be a part of your test series program as an examiner, है ना। So they get paid over each copy they check, और वो मेरी कॉपी चेक करते हैं। ऑब्वियसली दे गेट अ टेम्पलेट ऑफ आंसर्स, और उससे मैच करके, एंड प्लस vis-a-vis देयर एक्सपीरियंस, दे हैव देयर एक्सपीरियंस, उनको पता है कि अच्छा आंसर खराब आंसर कैसा होता है, कि इसमें ये चीज नहीं लिखी है। दे हैव अ नॉलेज ऑफ 4 years जो उन्होंने गेन की है अखबार से मटेरियल पढ़ के। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं अगर नया नया गया हूँ इस पढ़ाई करने के लिए, तो दे कैन टेल मी कि यार ये आंसर आपने अच्छा नहीं लिखा है। बस ये है कि आई हैव टू पे अ फी टू दैट इंस्टीट्यूट। वो मेरी कॉपी चेक करके मुझे 7-8 दिन में दे देंगे। मैं देखूंगा, हाँ यार 250 के पेपर है मेरे, अभी तो क्या बोलते हैं 80 नंबर ही आ रहे हैं, मुझे चाहिए 120-130 नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टेस्ट सीरीज वाला मॉड्यूल। और अगर आपने एक भी टेस्ट वहां पे लिख लिया, तो चूंकि आपका नाम वहां पे चला गया है, तो जब रिजल्ट आएगा तो आपके नाम में सर्च किया जाएगा आपको, और अगर आपका नाम उसमें है तो उस केस में आप फिर उनकी लिस्ट में आ जाएंगे, हाँ इन्होंने कि प्रांजल ने यहाँ पे पढ़ाई की थी। इनफैक्ट अगर आपने मॉक इंटरव्यूज भी दिए हैं किसी एक जगह पे, तो भी आपका नाम आ जाएगा कि ये यहाँ से तैयारी करके गए। आपने अगर कॉरेस्पॉन्डेंस से कंटेंट मंगाया है वहां से, तो भी आपका नाम आ जाएगा। तो इस कारण से वो आप जो बोल रहे थे कि अगर 500 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और 1500 बच्चे कोट किए गए अलग अलग कोचिंग में, कितने सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो इसी कारण से हो जाता है। Coming back to the original question, how to identify a bad coaching from a good coaching? Oh, I am very sorry for that, मैं पै गया। हाँ, तो चूंकि हम क्लासरूम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक तो ब्रांड वैल्यू है। आई वोंट नेम एनी कोचिंग। एक तो ब्रांड वैल्यू है कि नाम से चला आ रहा है कि यहाँ से अच्छे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं। प्लस एक चीज ऐसी भी है कि देर आर सम थिंग्स विच हैव वर्कड फॉर देम बट नॉट वर्कड फॉर अदर्स। कि सपोज XYZ कोचिंग है, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो आप बोलोगे यार बहुत अच्छा था, मैं बोलूंगा यार बेकार था एकदम, है ना। लेकिन हाँ, चूंकि हम यहाँ पे सब्जेक्टिविटी पे नहीं जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेटा पॉइंट्स की, तो हम ये देखेंगे कि जो क्लासरूम प्रोग्राम है किसी एक कोचिंग का, सिर्फ क्लासरूम प्रोग्राम, उस क्लासरूम प्रोग्राम से कितने बच्चे निकल रहे हैं, कि कितने लोगों ने वहां पे पढ़ के एक्चुअली कुछ गेन किया है। और दूसरा कि आप रिलाई कर सकते हो जो भी टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स से टेस्टिमोनियल्स हैं, इंटरव्यूज हैं जो बोलते हैं। तो चूंकि जो अच्छे टॉपर्स हैं, जैसे कि जो
पिछले ईयर्स के टॉपर्स रहे हैं, उनके वीडियोस देखोगे तो वो बोल देते हैं कि हाँ भाई मैंने यहाँ पढ़ाई की थी। ऐसा नहीं है कि मैंने बस कह दिया कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, बस ये कि मैंने यहाँ पढ़ाई की थी, मुझे फायदा किया। अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट गुड कोचिंग और बैड कोचिंग, इट्स अबाउट गुड प्रिपरेशन और बैड प्रिपरेशन। कि सारी की सारी कोचिंग आपको वही मटेरियल दे रही है। द मैटर विच इज बीइंग सर्कुलेटेड इन दिल्ली इज ऑल द सेम। आपको वो मटेरियल पढ़ना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया किसी भी कोचिंग का मटेरियल तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने बेस्ट कोचिंग का मटेरियल अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा। So basically, information available is more or less same. It comes right down to how you are preparing for it. आपका True. जैसे तूने बोला you had to go to a library because you were not able to study in your home. So वैसे ही how are you trying to overcome your obstacles, right? So that makes sense. तूने थोड़ी देर पहले एक और बात बोला था कि देर आर पीपल जो बहुत सालों से उधर प्रिपेयर कर रहे हैं, दे वर नॉट एबल टू क्रैक इट एंड दे फाइंड अदर वेज टू मेक मनी। जैसे कोई एस्पिरेंट है 4 साल से कर रहा है, ही और शी विल चेक पेपर्स ऑफ द जो नए लोग आए हैं उनके। यार आप किसी भी चीज के लिए 5-6 साल या 6 साल देते हो और आई वुड से यू गिव the best part of your life, which is in your early 20s to till your 30s. उस केस में if you don't see any fruitful outcome out of that, as a human you have a tendency to be sad or depressed about it. ऐसा कुछ I'm assuming कि तेरे साथ नहीं होगा because you cleared it in your second attempt, but have you seen that around? नहीं, ये मैंने खुद के साथ भी देखा है, बाकी लोगों के साथ भी देखा है जो आसपास हैं, तो क्या उसी सर्किल में घूमते रहते हैं, है ना। आपको एक जैसे आप सोच रहे हैं ना कि मैं तो सेकंड में सिलेक्ट हो गया। मेरा एक दोस्त था, हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे, उसकी ऑलरेडी रैंक आ चुकी थी। ही वॉज ऑलरेडी एन IPS, ही वॉज प्रिपेयरिंग अगेन। हम लोग साथ में पढ़ रहे थे क्योंकि उसको फिर से एग्जाम देके उसको IAS बनना था। तो उस केस में हम लोग साथ में पढ़ रहे थे, बस रैंडम एग्जाम प्रीलिम्स 15 दिन बाद था। तो वो पढ़ते उसने क्या किया, अचानक से उसने क्या किया, अपनी किताब उठा के पटक दी जमीन पे। तो हम लोग डर गए, ऐसा क्या हो गया भाई। तो उसने बुक उठाई और ऐसे जमीन पे पटक दी। ठीक है, तो उसने अपना 2-3 गाली दी। उसने बोला कि भाग साला। ठीक है, कि उसको ये लग रहा था यार मैं तो क्लियर कर चुका हूं ना, मुझे ये कैसे याद नहीं हो रहा है ना, कि ये किताब मुझे अभी भी नई चीजें इसमें मिल रही हैं, है ना, कि पागल हो गया हूं क्या मैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन मैंने देखा कि वो बिल्डअप हो जाता है। क्यों हो जाता है कि आपके पास काफी मटेरियल है पढ़ने को, विच यू टेंड टू फॉरगेट। एक ह्यूमन कैपेसिटी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आप बोला रहे मैंने तो जेई क्लियर किया हुआ है, मैं तो सुपर स्मार्ट हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने एग्जाम से 1 महीना पहले पॉलिटी पढ़ी है, फिर आपने हिस्ट्री पढ़ ली उसके थोड़ा दिन बाद, तो आपकी पॉलिटी गायब हो जाएगी दिमाग से। तो एग्जाम से वो 7 दिन पहले आपको हर सब्जेक्ट रिवाइज करना है, वो सारे नोट्स रिवाइज करने हैं कि इसमें से कुछ भी अगर आ गया तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाता है। और रही बात कि हाँ कि इस पूरे ड्यूरेशन में 1 साल की तैयारी में ऐसे अप्स एंड लोज आते ही होंगे, जैसे जेई में आते थे, यहाँ भी आते हैं। जेई में अच्छी चीज क्या थी कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट थे जो कि ऑब्जेक्टिव थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यहाँ पे क्या है कि कोई लिमिट नहीं है। आपको पता है जेई में आपने SC वर्मा कर ली, आपने कोचिंग की वो शीट्स सॉल्व कर ली, तो आपकी रैंक नहीं रुक रही। यहाँ पे ऐसा है कि लोगों की रैंक आ गई है, उन्होंने अगली बार एग्जाम दिया फिर सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो जो सब्जेक्टिविटी एग्जाम में है वो सब्जेक्टिविटी तैयारी में भी है, कि आप टेस्ट दे के आ रहे हो, आपको लगा आपकी तैयारी अच्छी है, आपके मार्क्स कम आ गए टेस्ट में, तो आप सोचते हो ये क्या चल रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो थोड़े से कि यार। फिर ऐसा है कि चूंकि इतना क्या टायरसम प्रोसेस है इस पूरे एग्जाम का, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। अगर सपोज आपने पिछली बार इंटरव्यू तक आप गए थे और इस बार समहाउ 1-2 क्वेश्चन से अगर प्रीलिम्स रुक गया, तो प्रीलिम्स रुक गया आपका। अब आप वो 1 साल तक एग्जाम से बाहर हो, और जस्ट बिकॉज कि 1-2 सवाल से आपका रुक गया। फिर कभी ऐसा हो गया कि फिर से आपने दिया, इंटरव्यू तक पहुंचे, आप इंटरव्यू में रुक गए, फिर से कुछ मार्क्स से कम रह गए। तो इस कारण से वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना काफी क्या बोलते हैं, लाजमी है। But how to deal with that? How to deal with that? Or how have people around you dealt with it? Or how have you dealt with that? जैसे मैंने ये कहा कि sometimes we have to not take things too seriously.
है ना? क्योंकि अल्टीमेटली हमको इस एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना चाहिए। एक चीज जैसे आपने देखा ना कि एक जो डर बनाया हुआ है कि अरे यूपीएससी, अरे भैया बहुत बड़ा एग्जाम, बहुत मेहनत, तपस्या है भैया, तपस्या, हम्म। है ना? राइट। तो यार, राइट। तो हमारे पेरेंट्स ने हमको उसको तपस्या बताया। तपस्या क्या होती है? तपस्या ऐसे बैठ के की जाती है ना? ऐसे बैठ के आंख बंद करके, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। हमको समाज से दूर होना होता है, जंगल में एक जगह बैठ के हमको तपस्या करनी होती है। इस बीच हमको खाना पीना त्याग देना होता है, हमें इस बीच दोस्तों को, समाज को त्याग देना होता है। यह है तपस्या की परिभाषा। तो इस कारण से क्या हुआ, यूपीएससी को हमने एक बहुत ही हाई पेडेस्टल पे रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यूपीएससी में आ रहे हैं तो आपको अपने दोस्तों से बात नहीं करनी होगी। आपको, आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा। प्लस आपको वो जो काक चेष्टा बको ध्यानम श्वा निद्रा अल्पाचा, है ना, कि जो आपके जो स्टूडेंट्स के जो 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सब। लेकिन ठीक है, ये सब अच्छी चीजें हैं कि आपको आपकी पढ़ाई को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, लेकिन आपको अब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अपना दिमाग यूज करना है। और दिमाग यूज करने के, दिमाग फ्रेश होना चाहिए, एंड वॉट एवर मेक्स इट फ्रेश। 1 साल की मैराथन में आपको दिमाग को इनपुट्स देने हैं अच्छे, आपको एंडोर्फिन्स चाहिए। अब उसके लिए चाहे आप रनिंग करिए, चाहे आप दोस्त बनाइए कुछ, चाहे आप उसके लिए अपने आप पोइट्री लिखते हैं, आप पोइट्री लिखिए, आप म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुनिए, आपको मूवीज वो सुख देती हैं, आप वो करिए। लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसी करनी रहती हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल की तैयारी में, विच विल कीप यू सेन, विच विल कीप योर माइंड वर्किंग। मेक सेंस। सो सिर्फ एक ही जगह ध्यान नहीं देना है, लाइक फाइंड सम वे टू फॉर योर ब्रेन टू चिल आउट एसेंशियली। एग्जैक्टली मेरा ये था कि चूंकि अब बहुत वेन्यूज नहीं है, दिल्ली में है, ये सब है, तो मेरा ऐसा था कि मुझे मूवीज देखनी है ना। मैं ये त्याग नहीं कर सकता अपनी लाइफ में कि मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ नहीं देखूंगा। तो मेरा ऐसा था कि खाना खाते टाइम, कि जब तक मैं खाना खा रहा हूँ शाम को, रात में आधा घंटा 45 मिनट, तो मैं आधी मूवी देखता था। फिर अगले दिन जब फिर खाना खाया, फिर आधी मूवी देख ली। तो इस तरीके से मैंने 365 दिन, लगभग 180 मूवीज देख ली। तो देखा जाए तो मैंने अपनी लाइफ की मैक्सिमम मूवीज जो देखी हैं वो मैंने प्रिपरेशन के टाइम देखिए। प्रिपरेशन के दौरान देखी है। क्योंकि इट कीप्स मी सेन कि मैं वो दिन भर की पढ़ाई के बाद जब मैं अपने को टाइम दे रहा हूँ 45 मिनट, तो मूवी देख के दे रहा हूँ। फिर ये हुआ कि जब भी मौका मिला तो थोड़ा रनिंग के लिए निकल गए। ऐसा नहीं कि अरे यार इस आधे घंटे में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये जो आपके ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाएगा ना, उससे आपका दिन का 2 घंटा बच रहा है। तो क्योंकि आपको पता है कि इसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, कभी एग्जाम क्लियर होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन इस चीज में भगवान से नाराजगी कि हे भगवान, मैंने इस एग्जाम के लिए अपने दोस्तों की शादियों में नहीं गया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, हे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भगवान कह रहे हैं ऐसा ऐसा तुमसे एक्सपेक्टेड था ही नहीं भाई। ठीक है, तुमको बस पढ़ाई करनी थी। नो वन आस्क्ड यू टू नॉट गो टू योर फ्रेंड्स वेडिंग्स, नो वन आस्क्ड यू टू स्टॉप वॉचिंग ए वेरी गुड मूवी जो अब बगल में आपके कनॉट प्लेस में लगी हुई है। किसी ने आपसे नहीं कहा था कि आप दोस्तों के साथ एक बार चिल नहीं कर सकते। दीज वर थिंग्स दैट यू इन्फ्लिक्टेड अपॉन योर सेल्फ। ठीक है, तो वो बहुत बिल्डअप हो जाती है फ्रस्ट्रेशन कि मैंने ये कुर्बानी दी है एग्जाम के लिए, और बताओ मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला। तो ऐसे नहीं निकलता, कोई बात नहीं है, लेकिन इस केस में आप अपने को बहुत कोसते हो, अपनी स्ट्रेटजी को, अपने आप को, एंड दैट बिकम्स वेरी डेट्रीमेंटल फॉर प्रिपरेशन एज वेल एज फॉर योर मेंटल हेल्थ। बचपन में काफी सुनता था मैं कि यार यूपीएससी क्रैक कर लो तो लाइफ सेट हो जाएगी, एंड इट यूज्ड टू बी अ थिंग अक्रॉस इंडिया, इट यूज्ड टू बी अ थिंग। हर पेरेंट अपने बच्चे को बोलता था कि यार यूपीएससी कर ले, लाइफ सेटल हो जाएगी, फॉर वॉट एवर रीजन दे माइट हैव। किसी को दहेज चाहिए था इसके लिए बोलता था, और क्या किसी को लाल गाड़ी में घूमना है उसके लिए बोलता है, फॉर वॉट एवर रीजन। और सम कुछ केसेस जेन्युइन भी होते थे। आई सी अ ट्रेंड राइट नाउ कि जो भी सिटीज हैं या लेट्स से डेवलप सिटीज है, वहां पे लोगों ने बच्चों को बोलना, और ये वहां पे एटलीस्ट यूथ ने ये सोचना कि मुझे यूपीएससी देना है, वो कम हो गया। आई फील, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन, आई फील कि दिस ट्रेंड ओनली एग्जिस्ट इन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज राइट नाउ। नहीं, ये चूंकि मेरे पास बहुत डेटा पॉइंट इस पे नहीं है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोशल मीडिया के कारण जो ये वर्शिपिंग चालू हो गई है ना, आपने देखा होगा कि एक बहुत ज्यादा कंटेंट मार्केट में है कि आईएएस लाइफ, आईपीएस लाइफ, कोई गाड़ी से उतर रहा है, कोई वर्दी में वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उस बाहुबली का,
है ना? तो उससे क्या हो रहा है कि यूथ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि यार अगर लाइफ में किसी को भोकाली चाहिए ना, तो यही लोग हैं जो मचा रहे हैं, है ना? जबकि ऐसा नहीं है, ऐसे कितनी जॉब्स हैं जो बहुत ज्यादा मचा रही है। ठीक है भाई, मैंने पहले भी कहा था कि वी हैव टू स्टॉप कीपिंग यूपीएससी एट ए वेरी हाई पेडेस्टल। बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छा उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में जो अगर आपने ये अचीव नहीं किया तो फिर क्या ही कर रहे हो लाइफ में आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना? मतलब इसके समकक्ष या इससे अच्छे बहुत से ऐसे काम है जिसमें आप काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मेंटल सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सकते हो, सोशल कैपिटल डिराइव कर सकते हो। लेकिन नहीं, चूंकि वो यूथ के दिमाग में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ये इससे चला गया है, एक जो वर्शिपिंग चालू हो गई है। और चूंकि एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था ये सोशल कैपिटल हमारे दिमाग में पेरेंट्स की तरफ से, खासकर नॉर्थ इंडिया में, कि भैया बाबू अगर यहाँ पे हैं तो उसके ऊपर ये एड ऑन हो गया कि जहां जो चीज पहले थी कि यार सरकारी नौकरी, उस पर से यूपीएससी की सरकारी नौकरी, ऊपर से अब आपको दिखता है यार ये तो अलग ही इनकी लाइफ है। तो शायद, और ये बात ठीक है, टीयर 1 सिटीज में ऐसा रहता है ना कि लोगों के पास और भी ऑप्शन है जॉब के। तो मैं आपकी बात से कुछ हद तक एग्री भी करूंगा कि जैसे बैंगलोर है, तो बैंगलोर में ऐसा है कि बैंगलोर, पुणे में, वहां पे इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, लोग ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहां पे लोगों को इतनी चुल नहीं मचती होगी कि यार मुझे भी एग्जाम देना है, मुझे भी एग्जाम देना है। लेकिन कोई अगर मेरठ में है, लखनऊ में है, तो उसको इलाहाबाद में है, तो ये सोचता होगा कि यार क्या करें, बड़ी यूपीएससी दे लेते हैं, क्योंकि उसके पास अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। Other than this, what would you like to change about the UPSC exam? मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ. बिफोर यू आंसर आई विल टेल यू माई पर्सनल ओपिनियन. आई वुड प्रेफर, एंड दिस इज अ ओपिनियन दैट इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी लाइक मैक्रो लेवल पे आ रहा है. आई एम नो इन नो वे इन्वॉल्व इन द एंटायर लाइक द होल वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी. सो बहुत ही मैक्रोस्कोपिक व्यू बता रहा हूँ. आई वुड प्रेफर कि सब्जेक्टिविटी जो है वो नहीं होना चाहिए यूपीएससी के एग्जाम में, बिकॉज नॉलेज एंड एजुकेशन इज अ ग्रेट इक्वलाइजर, राइट? कोई रिक्शे वाले का बेटा है या कोई अंबानी का बेटा है, अगर उनके पास एजुकेशन है, इफ यू गिव द सेम अमाउंट ऑफ एजुकेशन और नॉलेज टू द रिक्शे वाले का बच्चा, ही कैन ऑल्सो ग्रो टू बी ग्रेट, राइट? सो एजुकेशन एंड नॉलेज इज अ ग्रेट इक्वलाइजर. बट जब आप उसमें सब्जेक्टिविटी लेकर आते हो, दैट डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ दिस, राइट? सो फॉर मी, अगर मुझसे कोई पूछेगा, आई वुड प्रेफर कि यूपीएससी के एग्जाम में जो सब्जेक्टिविटी का पार्ट है, दैट शुड नॉट बी देयर. बट दैट जस्ट मी. आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन दैट. लाइक व्हाट वुड यू वांट टू चेंज? जैसे आपने सवाल पूछा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला जो वर्ड आया सब्जेक्टिविटी ही आया, है ना? सबसे पहला वर्ड जो आया, और आपने फिर उस पर ही बात कह दी। बस मैं ये कहूंगा कि हमें सब्जेक्टिविटी कम करनी चाहिए। जैसे कि आपको बताऊं कि जो प्रीलिम्स है वो पूरा ऑब्जेक्टिव है। 100 सवाल उसमें करंट अफेयर्स और आपके जनरल स्टडीज पे, 100 सवाल, 80 सवाल आपके सी सैट मतलब एप्टीट्यूड पे। फिर जैसे आप मेंस में जाते हो तो मेंस में क्या है, आपके 7 पेपर हैं, और मेंस के पेपर पे आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो वो 7 पेपर 250-250 नंबर के, उसका नाम ही है सब्जेक्टिव पेपर्स। तो वो सब्जेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि आपकी रैंकिंग जो हो रही है वो एक 7 सब्जेक्टिव पेपर पे हो रही है। मतलब कि, और यही रीजन है कि अगर आपने सेम कंटेंट आपने इस साल लिखा, आप लिस्ट में भी नहीं है, सेम कंटेंट आपने अगले साल लिखा, किसी और के पास आपकी कॉपी गई, तो मे भी आपकी 20 के अंदर रैंक आ जाए। विद ऑब्वियसली कुछ चेंजेस उसमें होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन जो आपकी हैंड राइटिंग है, जो आपका कोर नॉलेज है, वो मोटा मोटी सेम रहेगा। कि कभी अब तो ये सब्जेक्टिविटी हमें कम करनी है, जिससे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग जा रहे हैं, ऑलरेडी जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम पढ़ के क्लियर किया है। लेकिन कुछ अच्छे लोग ऐसे हैं जो रह जा रहे हैं इस कारण से, वो भी होने चाहिए थे। मैं नहीं कह रहा कि इस साल होने चाहिए, तो अगले साल हो जाए, लेकिन चूंकि अब 7 पेपर है, उसमें अब आप ये देखिए कि अगर एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपकी राइटिंग अगर अच्छी है तो आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, आपका जो एग्जामिनर होगा कॉपी आपकी ढंग से चेक कर पाएगा। लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि आप आईएएस ना बनो या आप सर्विस में ना हो।
लेकिन समहाउ ऐसा हो ही जाता होगा, ऐसा मेरा मानना है, हो ही जाता होगा ऐसा कि मेरी राइटिंग खराब है तो मैं उतना अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ। तो लेकिन सेम कंटेंट हर्षित ने लिखा तो उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, मजा आ गया, उनको नंबर मिल गए। ह्यूमन टेंडेंसी है, अच्छा दिखेगा तो एक अच्छी फील से कॉपी चेक करोगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मे बी जो अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि क्या चेंज कर सकते हैं यूपीएससी में, तो मे बी कि अगर ये 7 पेपर जो हैं, मतलब एक ऐसे का पेपर, 4 जनरल स्टडीज के पेपर और 2 पेपर ऑप्शनल के, तो इसमें से अगर मैं चाहूंगा तो हाँ, ये 7 की जगह अगर ये 3-4 हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। और कुछ पेपर जो है जिस पर रैंकिंग हो रही है आपकी, वो ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए, जिसपे आपकी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट हो रहा है, और उसके मार्क्स आपके अपने श्योर शॉर्ट मार्क्स हैं कि मैंने सही किया, मेरा इतने नंबर। ऐसा नहीं कि मेरा आंसर किसी को पसंद नहीं आया इस कारण से मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा एग्जाम है, इतना रिप्यूटेड एग्जाम है, इतने लोग फाइट मार रहे हैं इस एग्जाम के लिए, और जस्ट बिकॉज वो इसलिए रह जाएं क्योंकि उनके आंसर में मजा नहीं आया, तो थोड़ा सा ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। एक और बात तूने थोड़ी देर पहले बोली थी, आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट अभी। जो एक सपना हमको बेचा जाता है आई यूपीएससी करने के बाद, आईएएस आईपीएस और वॉट एवर आफ्टर यू कैन डू, वॉट एवर यू कैन डू आफ्टर क्लियरिंग आई यूपीएससी, वो जो सपना बेचा जाता है और जो रियलिटी है उसमें कितना डिफरेंस आता है, और हाउ मच डिफरेंस यू फील इन दैट? देखिए, वो जो सपना बेचा जाता है ना, वो मटेरियल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे लैक करता है ना। जैसे कि सपना क्या है कि बहुत अच्छा काम है, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे, आप अगर हम सेफ फील कर रहे हैं, किस कारण से कि बाहर पुलिस है, बिजली आ रही है ना, आपके नल में पानी आ रहा है, तो ये प्रशासन की वजह से है। देर आर समवन लाइक अस जो वहां पे ये मैन कर रहे हैं, तो काफी जिम्मेदारी वाला उनका काम है, चाहे रेलवेज हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो। काम बहुत अच्छा है, मेहनत वाला काम है, लोग दिन रात एक कर देते हैं ये काम करने में। फिर ये कि उनके पर्क्स बहुत अच्छे हैं अगर इस चीज पे आए, कि चूंकि आप समाज लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको गाड़ी देगी गवर्नमेंट, और आपको घर देगी रहने के लिए। आप ट्रांसफर होते रहेंगे तो लगातार अपना घर लेके नहीं जा सकते, तो आपको घर देगी। तो चूंकि ये चीजें अपने यहाँ, क्योंकि हम कॉलोनियल लेगेसी लेके आए हैं, ठीक है, बाबू होना एक प्रेस्टिजियस जॉब हुआ करती थी, तो वो अभी भी चली आ रही है। इन चीजों पे, बेसिक चीजों पे, आपको घर, गाड़ी, ये सब अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में। तो इस कारण से आपको इन मटेरियल एस्पेक्ट्स पे एक अच्छी जॉब डिसाइड करके दी जाती है, आपकी शादी अच्छी हो जाती है क्योंकि आपकी स्टेबल जॉब है, आपको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन ये ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे कैसे लैक करता है, वो ये कि क्या आप वाकई ये करना चाह रहे थे, या फिर क्या आपके जो एक्चुअल इंटरेस्ट हैं उसको करने में आपको टाइम मिल जाता है, क्या आप अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं सबके बीच में, और क्या आप हॉबी परस्यू कर पा रहे हैं अपनी, ठीक है। मतलब कि आप, जैसे एक वो चीज है ना कि आप जो कमाते हैं, आपकी जो 8 घंटे की जो जॉब है, वो आप कमाते हैं ताकि आप 12-16 घंटे अपने कैसे एंजॉय करने हैं वो डिसाइड कर सकें, राइट। है ना। ठीक है, तो अगर आप काम में ही इतने रह गए कि वो काम इतना अच्छा है, इतना जिम्मेदारी वाला काम है कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको करना पड़ेगा आप अगर, लेकिन कुछ चीजें शायद छूट जाएंगी कि आप अपने दोस्तों की शादियों में नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप बिजी बहुत ज्यादा हैं, आप हैंगआउट्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप प्लस अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो आपके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहेंगे, और साथ में आप एक टियर 3 सिटीज, टियर 2 सिटीज में रहेंगे आप, तो मे बी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी ना हो, आपकी खुद की होगी, आप एक अच्छे घर में रहेंगे, लेकिन शायद आपकी फैमिली मे बी जो उनको टियर 1 सिटीज में मिल सकता है, मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में, दिल्ली में, वो स्टार्टिंग में उनको नहीं मिल पाएगा। और चूंकि ट्रांसफरेबल जॉब है लगातार, तो यू आर ऑलवेज ऑन द गो, आप मूव करते रहते हो। Before we started this podcast, we were talking over chat, and तूने बोला था that you don't want to talk about politics or government, and I can respect that. But एक सवाल है, it's not exactly about government or policy, but it's related to it. So feel free if you don't want to answer that. That's okay. But एक जो सवाल है, why doesn't the government, beat any government in power, and not pointing out a specific one, but beat any government in power, why don't they increase the number of seats हम्म for the CSE?
अभी आई गेस हार्डली 900 या अच्छा 950 सीट्स हैं. ओवर द ईयर्स द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज ड्रास्टिकली. वो कुछ तो 9 लाख से 15 लाख हो गए. आई थिंक इट इज वे मोर देन दैट नाउ. बट जो एक्सेप्टेंस है वो अभी भी 900 950 इतने ही लोगों का होता है. सो व्हाई डजंट द गवर्नमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स दैट आर देयर? इट वुड ऑल्सो halt the number of frequent transfer that you guys have to go through. देखिए, एक इसका तो आंसर मुझे पता ही है, बहुत ही बेसिक सा आंसर है इसका, कि गवर्नमेंट की सिंपल सी बात है, कैपेसिटी. आपको हायर करना तो बहुत आसान है. 100 रुपए का यूपीएससी का एग्जाम है, उसको आप दे लीजिए, उसमें कागज लगता है सिर्फ. यूपीएससी आराम से आपको बढ़िया से अच्छे सेंटर में एग्जाम दिला देगी. लेकिन एक एस्पिरेंट को या फिर एक सिलेक्टेड सक्सेसफुल कैंडिडेट को एक सिविल सर्वेंट बनाने में 2 साल लगते हैं. 2 साल, कि आपकी 2 साल एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे प्रोफेसर्स, आपकी ट्रेनिंग होगी. तो उस ट्रेनिंग के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको कमरा चाहिए रहने के लिए. अब ऐसा नहीं है कि आप ऑफिसर्स को किसी एक बड़े से हॉल में सुला दें. आपको कमरा चाहिए, उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज चाहिए, आपको मेस चाहिए. तो ये हमारे लिए कहना आसान है कि अरे यार, इस बार 1000 सीटें थी, 2000 कर दें और कोई वैकेंसी नहीं रह जाएगी. लेकिन उन जो एक्स्ट्रा 1000 है, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? उनके लिए कमरे नहीं है. Then why not build more infrastructure? यस. और उसमें लगता है टाइम. मतलब इस समय हर सर्विस में, जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो आपका आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, धीरे धीरे करके सब में काम चल रहा है. ऐसा कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है जहां पे नए हॉस्टल्स ना बन रहे हो. और लगातार होता रहता है. कि जैसे मेरी सर्विस में, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में, पहले एक टाइम पे था कि सीटें बहुत कम लोग को हायर कर रहे थे. अब जैसे लगा कि हाँ भाई, कि देयर इज अ प्रपोजल फॉर बिल्डिंग अ न्यू अकेडमी, तो और सीटें बढ़ेंगी इसमें. बीच में ऐसा हुआ कि 2019 में आईआरएस की बहुत ही कम वैकेंसीज थी. अभी फिर से वैकेंसीज बढ़ा दी है ना. द और यही सेम चीज है बाकी सर्विसेज में. और प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि जो भी सर्विसेज जैसी भी हैं, अब एक बार अगला स्टेप आता है कि इनको फिर पोस्ट कहाँ पे करना है. ठीक है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के हमने इनको पोस्ट कर दिया, लेकिन हमें उनको पोस्ट करने के लिए ऑफिसेस चाहिए. रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए कि जहां पे उनको पोस्ट किया जाएगा. तो हमें पहले वो बिल्डअप करना पड़ेगा. कई जगह ऐसी है जहां पे हमें लगता है कि हाँ, हर जिले में, हर ऑफिस में घर होंगे सिविल सर्वेंट्स के लिए. ऐसा नहीं है. बट दिस प्रॉब्लम इज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रांजल. लाइक आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है. यू ऑल्सो नो कि व्हाट नीड्स टू बी डन. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है सो दैट यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, राइट? बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम इज नॉट समथिंग दैट इज कंप्लीटली न्यू. वो 10 साल पहले भी वही प्रॉब्लम. सो व्हाई हैज नो वन हैज डन एनीथिंग अबाउट दैट? नहीं नहीं, आप अगर इस चीज को देखोगे, आप एक बार कंपेयर करना शायद कि नंबर ऑफ सीट्स जो 20 साल पहले थी और नंबर ऑफ सीट्स जो आज हैं. मतलब हमने जब अपने सीनियर से सुना है कि यार तब तो शायद 300-350 सीटें हुआ करती थी, अब 1000 के ऊपर है. तो अगर ये देखा जाए कि आप 500 सिविल सर्वेंट एक्स्ट्रा हायर कर रहे हैं, तो इट्स अ बिग लीप फ्रॉम व्हाट दे यूज्ड टू हायर. क्योंकि अब हमने वो बिल्ड कर लिया है. अब हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ने वो डेवलप कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर कि हाँ, अब हम और नए टैलेंट को ट्रेन कर सकते हैं. So we are building something. We are moving in the right direction. डेफिनेटली वी आर डेफिनेटली. But are we going with the right pace? जिस हिसाब से, क्योंकि 20 साल पहले, हाँ. if you look at 300 का 1000, it's nothing, यार. हाँ, If आई you नो, look at आई if you look at the if you look at the absolute number, it's nothing. Percentage में बोल के stats True, में मैं true. कुछ भी दिखा सकता हूँ. So are we moving it are we True, true, moving true. it at the right pace is my question. राइट नाउ I'd like to say that in this thing कि जो प्रायोरिटी है, मतलब एक सिविल सर्वेंट पे काफी पैसा खर्च होता होगा, मुझे इसका फिगर्स नहीं पता, काफी पैसा खर्च होता होगा उनकी ट्रेनिंग में, उनको सिविल सर्वेंट बनाने में. लेकिन राइट, सिंस in Indian economy, it's mostly all about prudent allocation of resources, priorities. हमको ये देखना पड़ेगा यार, अभी यहाँ पे कर रहे हैं तो वहां पे कम हो जाएगा, तो यार अभी वहां पे कर लेते हैं यार, है ना, वो बहुत जरूरी है ना. तो इस कारण से इफ एवरीथिंग इज गुड ऑन द अदर साइड,
कि हम जिन जिन लोगों को सर्व कर रहे हैं, अगर वो सब कुछ एकदम बढ़िया से चल रहा है, तो भाई आप इन लोग को दे दो सिविल सर्वेंट्स। कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इफ द गवर्नमेंट इज हैविंग दिस पॉलिसी कि यार कि दोज हु नीड टू बी सर्व्ड, लेट्स सर्व देम फर्स्ट, और फिर जिनको सर्व, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको फिर हम देख लेंगे धीरे धीरे कैसे करना है, कैसे बेटरमेंट करना है। So basically, since India is a developing country, the priority should and has always been to develop the country, and bureaucracy तो बाद में build कर ही लेंगे और धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। मे बी पेस स्लो हो सकता है ना। कि जैसे अभी आप अगर सीट्स देखेंगे तो अराउंड 200 आईपीएस की सीट्स रहती हैं, 100-150 आईएएस की सीट्स रहती हैं, और ऐसे ही कुछ 150 से ऊपर आईआरएस की सीट्स रहती हैं। तो धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंफ्रा और डेवलप हो रहा है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का, तो वैसे वैसे करके धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। और प्लस जो भी वैकेंसीज जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि यार ये वैकेंसी आ रही है या फिर वैकेंसीज यहाँ पे हैं, तो उसको फिलअप करने की कोशिश हो रही है। और साथ में एक क्या बोल, जैसे कि अभी आपने कई बार देखा होगा कि जुडिशरी में वैकेंसीज है, यूपीएससी में सिविल सर्वेंट्स की वैकेंसीज हैं, तो उसको अब जो एक नई चीज़ आ रही है कि हाँ हम क्या बोलते हैं, कंसल्टेंट्स को भी हायर करेंगे धीरे धीरे करके, कि जहाँ पे एक्चुअली रिक्वायर्ड है सिविल सर्वेंट की, हम वहीं पे सिविल सर्वेंट को मैन करेंगे, क्योंकि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव टू मैन अ सिविल सर्वेंट एट इन अ सर्टेन ऑफिस। 2 साल का ट्रेनिंग होता है तुम्हारा, इट्स वेरी कॉस्टली टू ट्रेन अ सिविल सर्वेंट एज वेल। हाँ, फिर आपकी सैलरी जो ड्रॉ करेगी, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर गवर्नमेंट टू मेक अ सिविल सर्वेंट एंड मैनेज इट। तो मे बी की जो पॉलिसी हो रही है कि हम जो टेक, जैसे आप अगर देखेंगे कि इन्वेस्ट इंडिया जो बना, ठीक है, जैसे जो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कॉलेज से जो फ्रेश टैलेंट निकला है उनको हम हायर करते हैं। ऑब्वियसली इट इज मैन्ड बाई अ सिविल सर्वेंट, जो उसकी पूरी टीम है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो आपके बाहर से टैलेंट की है, जो फ्रेश और एक स्टार्टअप कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं नए आइडियाज के लिए। अदरवाइज क्या होता कि वही मैं और आप वही सरकारी माइंडसेट लेके कुछ नया नहीं ला रहे होते, अपने ही उसी कुकून्ड आइडियाज को ला रहे होते। सो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है चीजों में। तो ये चीजें है अच्छी। जो मेरा पर्टिकुलर नॉलेज है अबाउट सिविल सर्वेंट एंड देयर इम्पोर्टेंस और इन देयर रोल इन डिफाइनिंग द पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट लेकर आता है इन स्ट्रक्चरिंग दोस पॉलिसी, कम्स फ्रॉम थ्री पीस ऑफ आर्ट. One is the UK का TV show called Yes Minister. Another is the sequel to that TV show Yes Prime Minister. And third one is this book called Accidental Prime Minister. And I want to know from you, what role does a civil servant play in structuring a policy, or how much weightage or how much importance his ideas have in structuring or in creating those policies? दो चीजें लगती हैं किसी भी पॉलिसी को बनाने में, किसी भी पॉलिसी को बनाने में। एक कि उस पॉलिसी का विजन क्या है, गोल क्या है, और दूसरा कि हाउ टू गो अबाउट इट, कि कैसे करना है ना। सो जो हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जो ब्यूरोक्रेसी है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव मतलब राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पूरा ये कैबिनेट और पूरी ब्यूरोक्रेसी। Mm-hmm. अब जो आपकी लेजिस्लेचर है वो आपको एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसी चीज को करने के लिए। अब उस लीगल फ्रेमवर्क के बेसिस पे कि उससे बाहर नहीं जाना है, संविधान से बाहर नहीं जाना है, लॉ से बाहर नहीं जाना है, अब हमें एक पॉलिसी बनानी है। कि अगर हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की बात करें, नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करें, तो उसका एक विजन है। सो जो पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है, तो वो जो निर्णय कैबिनेट में होते हैं कि हाँ, कि हमारा टारगेट ये है कि द कंट्री शुड हैव अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, ये हमारा टारगेट है। कि वो उनका विजन है कि यहाँ ये हम जनता को प्रॉमिस करते हैं, उन्होंने हमको एक बड़े मैंडेट से इलेक्ट किया है, हम उनको ये प्रॉमिस करते हैं। अब वो कैसे करना है, उसकी निटिग्रिटीज क्या है, आप कैसे अचीव करेंगे, हमने आपको हायर किस लिए किया है, ये आप हमें बताएंगे। तो वो फ्रेमवर्क पूरा क्या होगा, कैसे वो टारगेट्स अचीव करने हैं। आपकी इतनी बड़ी टीम है, पूरा जो सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, प्लस आपके जो तमाम अधिकारी पूरे देश भर में जो हर एक छोटे छोटे ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो आप अपनी टीम से कह के कैसे करेंगे वो आप बताइए। तो वो एवरीथिंग कैसे होना है, क्या रूल्स है, क्या प्रोसीजर है, वो पूरा काम
सिविल सर्वेंट्स करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑब्वियसली द गवर्नमेंट. आई मीन वी आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो ये पूरा सिस्टम जो है यही सरकार है और उसका काम बस एक ही है कि हाँ भाई किस तरीके से आप जो हमारी पॉलिसी है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे. मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अंडर द सेम थिंग, द विजन दैट इज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट. Any advice that you want to give people who are preparing for their UPSC exam? We need to stop worshipping this examination. है ना, ये एक परीक्षा है ना. परीक्षा होती है आपके कुछ गुणों को टेस्ट करने के लिए होती है, कुछ अवगुण होते हैं उसको दूर करने के लिए होती है. यूपी इज वन एंड ओनली एग्जामिनेशन विच बिल्ड्स योर कैरेक्टर. आप इतना इसमें अपना माथा पटकते हो, ठीक है. आप अगर आप एक अपने ईगो को काफी बड़ा मानते हो, अपने अहम को बहुत बड़ा मानते हो, तो आपको वो इतना पटक देता है आगे पीछे करके कि आपका अहम टूट जाता है, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, आप हम्बल हो जाते हो. आप ये नहीं सोचते हो कि अरे यार मैं तो पता है मैं क्या था, मेरी इतनी रैंक थी जेई में, या मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर था, या मैं डॉक्टर हुआ करता था. भले आप कुछ भी हो, इस एग्जाम के लिए सब बराबर है. आपको ये पढ़ाई करनी है, ये पैटर्न है और सफलता लगी रहेगी. लेकिन हाँ, अगर आपको अपना सक्सेस रेट बढ़ाना है तो आपको इस एग्जाम को वर्शिप करना बंद करना पड़ेगा. आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि ये एग्जाम है, इसमें ये पूछा जाता है, मुझे ये पढ़ना है. और इसके लिए चूंकि यू आर गोइंग टू बी हियर फॉर ए लॉन्ग हॉल, आप ये मान के आप आते हैं तो सोच के आते हैं चलो 3 साल तो मैं आऊंगा, है ना. एक महीने, 1 साल तो तैयारी, 1 साल का एग्जाम और 1 साल अगला अटेम्प्ट, तो 3 साल की तो योजना आपकी है ही इसमें. तो अगर आप यहाँ पे लंबे समय के लिए हैं तो इस लंबे समय के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मत छोड़िए. ऐसा नहीं है कि आपकी बुक पढ़ने की हैबिट थी, आपने वो छोड़ दी. कुछ आपके दोस्त थे, आपने उनसे बात करना छोड़ दिया. आपको रेगुलेट करना है हर चीज. आपको मध्यम रास्ता अपनाना है इस चीज में. ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा दोस्ती यारी में पड़े हुए हैं, आप चिल कर रहे हैं, आपकी पार्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आप लगातार फोन पे लगे रहते हैं. नहीं, आपको टाइम बचाना है. लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ की, वो आपको एंजॉय भी करनी है. अगर आपकी फैमिली है तो आपको फैमिली को टाइम भी देना है. ऐसा नहीं कि पेरेंट्स से बात करना बंद कर दिए कि आपको डिस्टर्ब होता है ना. आपके दोस्त हैं तो आपको कभी भी एक तो बियर भी चल जाएगी आपकी. ऐसा नहीं है. और मैंने ये देखा है कि जो लोग ये बैलेंस करके चले हैं, ठीक है, उन्होंने कम समय में ज्यादा अचीव किया है. मतलब कि कम अटेम्प्ट्स में उनकी बहुत अच्छी रैंक्स आई हैं. On that note, Pranjal, I think we should wind up. I have already taken up a lot of your time. Thank you for joining the podcast and you have been a wonderful guest, Pranjal. Thank you so much, हर्षित. बहुत मजा आया मुझे आपसे यहाँ पे बात करने में. और कॉलेज के बाद शायद ही ऐसा कभी हुआ है कि बिना ड्रिंक्स पे इतनी बकर हो गई हो. है ना, मतलब इतना टू ओपन योर हार्ट आउट विदाउट अ ड्रिंक इन योर हैंड, ये मैंने शायद 5, 6, 7 साल बाद किया है. लेकिन मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके. और जैसा हम कॉलेज में ऐसे अपने किसी न किसी कोने में बैठ के बात किया करते थे, आज एक इस पे पॉडकास्ट पे कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. लॉट ऑफ मेमोरीज आर कमिंग बैक. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे.